तो हेलो फ्रेंड्स, बेसिक कॉन्सेप्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसी है उसके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ है, देखिए, गुवाहाटी, वाराणसी, गुजरात, हल्दिया, मथुरा, पानीपत, डिगबॉय, बनगाईगांव, पारादीप और पाइपलाइन डिवीजन के लिए दिया हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोग मेन टॉपिक डिस्कस करेंगे और जिसको ये एडवर्टाइजमेंट चाहिए मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं व्हाट्सएप में पूरा पीडीएफ भेज दूंगा, आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा। और ऑफिशियल वेबसाइट में अभी तक अपलोड नहीं हुआ है, ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज से मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, जो पेमेंट बहुत अच्छा खासा मिल जाता है ITI डिप्लोमा दोनों के लिए। तो रिफाइनरी डिवीजन के लिए 25,000 से लेकर 1,05,000 तक, और पाइपलाइन डिवीजन के लिए भी सेम है, 25,000 से लेकर 1,05,000 तक दिया हुआ है। पेमेंट जो है इसके लिए कोई शिकायत नहीं है। तो क्या क्या पोस्ट है, देखिए, ग्रेड 4 वाला है जो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट, ग्रेड 4 प्रोडक्शन, और PNDU मतलब पावर एंड यूटिलिटी, इधर दिया है PNDU O&M ऑपरेशन मेंटेनेंस, और यहाँ पर दिया हुआ है जूनियर इंजीनियर ग्रेड 4 इलेक्ट्रिकल, जूनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट ग्रेड 4 का दिया हुआ है। तो यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स भी दे दिया है, ठीक है, वैकेंसी डिटेल्स भी यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए टोटल वैकेंसी जो है बहुत ही अच्छा खासा वैकेंसी है। इतना वैकेंसी ICL से निकालता नहीं है, लेकिन बहुत दिन बाद वैकेंसी आया है, 3-4 साल बाद, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा वैकेंसी लग रहा है, ठीक है। तो चलिए उसके बाद मेन टॉपिक क्या है उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे पढ़ लीजिएगा जो जो रहता है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, EWS के लिए, SC ST OBC के लिए जो जो रूल्स रहता है गवर्नमेंट के हिसाब से, वो वाला रूल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और एक चीज यहाँ पे दिया हुआ है, नंबर ऑफ पोस्ट एंड रिजर्वेशन। पाइपलाइन डिवीजन के लिए कहाँ वैकेंसी है देखिए, और इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, इंजीनियरिंग असिस्टेंट मैकेनिकल, इंजीनियरिंग असिस्टेंट T&I सब कुछ दिया हुआ है। और कहाँ कितना वैकेंसी है, इसमें वैकेंसी तो ज़्यादा नहीं है, 1-2 करके वैकेंसी है, ठीक है। और कौन सा स्टेट में कितना वैकेंसी वो दिया हुआ है, कौन सा रीजन में कौन सा स्टेट में कितना वैकेंसी वो दिया हुआ है, ठीक है। वैकेंसी भी कम रहता है और इसमें थोड़ा कंपटीशन कम होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस बेस पे लेता है। ये जो डिप्लोमा लेवल का वो ग्रेड 4 का है, एक्सपीरियंस बेस पे लेता है, ठीक है। और क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या मांगा है, देखिए, रिफाइनरी डिवीजन के लिए जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन के लिए क्या दिया है, 3 ईयर डिप्लोमा इन केमिकल, पेट्रोकेमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी, रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग फॉर 3 ईयर। और BSc भी हो सकता है आपका, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री फॉर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ जनरल। और EWS OBC के लिए 45%, जनरल EWS OBC तीनों के लिए 50% और 45% दिया हुआ इन केस ऑफ SC एंड ST कैंडिडेट के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो दिया हुआ है देखिए, उसके बाद इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 PNDU में दिया हुआ है, देखिए, 3 ईयर डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, मैट्रिक विद ITI फिटर ऑफ मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन, BSc मैथ, केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद एक चीज यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, देखिए, बॉयलर कॉम्पिटेंस सर्टिफिकेट जो BCC बोलते हैं, और सेकेंड क्लास विद सेकेंड क्लास, और नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट बॉयलर अटेंडेंट अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961, जो लोग पार्ट टाइम में काम करता है, ठीक है, और बॉयलर में काम करता है, वो लोग को लिए ये एक सर्टिफिकेट मिलता है, अलग से एग्जाम देके इसको बनवाना पड़ता है, स्पेशल सर्टिफिकेट है। तो ये दिया हुआ है, देखिए, PNDU O&M के लिए भी सेम है, 3 ईयर डिप्लोमा चाहिए, और जो है परसेंटेज 50% और 45% चाहिए। इलेक्ट्रिकल जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, इसके लिए भी सेम दिया हुआ है, डिप्लोमा चाहिए। उसके बाद दिया हुआ देखिए, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी सेम है, मैकेनिकल के लिए सेम है, और जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट, इसके लिए BSc चाहिए विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी, मिनिमम 50% मार्क्स, वही 50% 45% दिया हुआ है। और लास्ट में है देखिए फायर एंड सेफ्टी, इसका जो क्वालिफिकेशन है थोड़ा अलग है, मैट्रिक प्लस सब ऑफिसर्स कोर्स फ्रॉम NFSC नागपुर और इक्विवेलेंट, ठीक है। यहाँ पे दिया विद हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए हैवी व्हीकल के लिए, जैसे कि वो चलाने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड भी यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिएगा, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पाइपलाइन डिवीजन के लिए, तो पाइपलाइन के लिए क्या बोला है, इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल ग्रेड
4, तो पोस्ट कोड दिया, ये नंबर ऑफ पोस्ट नहीं है, पोस्ट कोड दिया 301 302 303 401 ऐसा पोस्ट कोड दिया हुआ। इसमें क्वालिफिकेशन तो देख लेते हैं। 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा विद एनी ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, ये इलेक्ट्रिकल के लिए। मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल हो सकता है, ऑटोमोबाइल हो सकता है। और T&I के लिए देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक रेडियो हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस और इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है। ठीक है, ये दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए जो एक्सपीरियंस यहाँ पे दिया हुआ है, वर्क एक्सपीरियंस क्राइटेरिया, वर्क एक्सपीरियंस नॉट मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जिसका एक्सपीरियंस रहेगा उसको थोड़ा तो मतलब प्रायोरिटी मिलेगा। ठीक है, थोड़ा प्रायोरिटी मिलेगा। यहाँ पे जो है देखिए कोर्स का ड्यूरेशन यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन अगर ITI से कोई भरना चाहते हो, टेक्निकल अटेंडेंट ग्रेड 1 का, तो इसके लिए ये बोला गया है इलेक्ट्रीशियन मिनिमम 2 साल का कोर्स होना चाहिए। फिटर का भी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक जो है सब 2 साल का कोर्स होना चाहिए। ओनली मैकेनिक डीजल के लिए देखिए 1 साल का कोर्स होगा तो भी चलेगा। ठीक है, और रिकॉग्नाइज मतलब SCBT और NCBT के अप्रूव होना चाहिए आपका जो कोर्स है। उसके बाद यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट नोट्स रिलेटेड टू क्वालिफिकेशन पैरामीटर। तो क्वालिफिकेशन पैरामीटर का क्या बोला गया है, डिप्लोमा BSc ITI ब्रांच सब्जेक्ट स्पेसिफाइड अगेंस्ट द पोस्ट अबव विद ओनली कंसीडर द एलिजिबल क्वालिफिकेशन। डिप्लोमा BSc ITI अदर देन स्पेसिफाइड ब्रांच और सब्जेक्ट शैल नॉट बी कंसीडर्ड। तो हायर क्वालिफिकेशन जो लोग है, मान लीजिए डिप्लोमा के लिए ITI के लिए वैकेंसी है, अगर कोई बीटेक या BE यहाँ पे अप्लाई करना चाहता है तो वो नॉट एलिजिबल है। यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे लिखा गया है देखिए। ठीक है, हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन शैल नॉट बी एलिजिबल, हायर क्वालिफिकेशन और यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, यही बोला गया है। ठीक है, और यहाँ पे जो परसेंटेज कैलकुलेशन होगा वो दिया हुआ है, एवरी सेमेस्टर का मार्क्स, उसके बाद टोटल मार्क्स इंटू 100% किया जाएगा, यहाँ पे ऐसे कैलकुलेशन होगा। उसके बाद यह है पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस क्राइटेरिया रिफाइनरी डिवीजन के लिए जो एक्सपीरियंस चाहिए, यहाँ पे क्या क्या दिया, ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन आपको चाहिए ही है। ठीक है, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 जो है देखिए मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। पोस्ट क्वालिफिकेशन मतलब क्वालिफिकेशन के बाद कोई अगर मतलब लीजिए कि डिप्लोमा करते करते जॉब कर रहा था तो वो एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा। डिप्लोमा के बाद आपका जो एक्सपीरियंस है उसको कंसिडर किया जाएगा। तो कहाँ एक्सपीरियंस है देखिए, पंप हाउस, फायर हीटर, compressor, distillation column, reactor, heat exchanger, etc. in a petroleum refinery, petrochemicals, fertilizer, chemical, gas process industry। ठीक है, यहाँ पे दिया। और PNDU देखिए जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 4 PNDU के लिए नो फर्दर एक्सपीरियंस वे रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे PNDU O&M में दिया हुआ है देखिए, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में क्या दिया हुआ है देखिए, खासतौर पर इलेक्ट्रिकल का यहाँ पे दिया हुआ है देखिए, मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑपरेशन मेंटेनेंस पावर जनरेटर डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन HT/NT 0.4 kV for 6.6 kV लेवल अबव रेस्पेक्टिवली, मेंटेनेंस ऑफ HT/LT स्विच गियर PCC MCC। ये जो लोग का एक्सपीरियंस वो लोग अच्छे से समझ में आएगा किस चीज़ का मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपका क्वालिफिकेशन इससे रिलेटेड है तो आराम से आप अप्लाई कीजिएगा। अगर आपका क्वालिफिकेशन मतलब एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी आप अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला गया मैंडेटरी नहीं है। अगर कोई मान लीजिए कि कैंडिडेट नहीं मिल रहा है एक्सपीरियंस वाला तो फ्रेशर्स कैंडिडेट को भी ले सकता है। ठीक है, तो सब में ऐसा दिया हुआ है देखिए, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। जो लोग को चाहिए व्हाट्सएप कीजिए, मैं भेज दूंगा PDF फाइल, वो देख लीजिएगा और कुछ दिन वेट कीजिएगा। ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पे आ जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद जो एज पर रूल रहता है कि कोई भी रिक्रूटमेंट का गवर्नमेंट का जो प्रोसेस रहता है वो दिया हुआ है। मैंने एक चीज एज लिमिट बता देता हूँ देखिए, मिनिमम 18 ईयर्स, मैक्सिमम 26 ईयर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 18 साल से बाद और 26 के अंदर होना चाहिए। और जो कट ऑफ डेट रहेगा वो रहेगा 31 जुलाई 2024 तक। ठीक है, और जैसे SC ST OBC का जितना छूट मिलता है एज में वो मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है बोलने के लिए, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल देता हूँ और डिटेल में जो लोगों को देखना है वो देख लीजिएगा इसको डाउनलोड करके, या तो मुझे बोलिएगा मैं भेज दूंगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है,
तो इंस्ट्रक्शन जो जो दिया हुआ है अच्छे से पढ़िएगा अप्लाई करने से पहले, उसके बाद अप्लाई कीजिए। एक्सपीरियंस मांग रहा है, मतलब जो लोग अप्लाई करेंगे वो लोग ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर रहे हो, तो आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से कि बेटर जॉब है कि नहीं, उसके बाद अप्लाई कीजिए, नहीं तो बाद में ना पछताना पड़े आपको। तो यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम जो सीटी है, सीबीटी एग्ज़ाम होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो यहाँ पे क्या क्या सिटी दिया हुआ है देखिए, विशाखापट्टनम, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर, मुजफ्फरपुर, सब कुछ दिया हुआ है देखिए। 30 तो मतलब एग्ज़ाम सिटी है, इसके अंदर ही एग्ज़ाम होगा। और एग्ज़ाम जो होगा, एग्ज़ाम स्कीम में मैं थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए टोटल होगा 100 मार्क्स का सीबीटी होगा। 100 मार्क्स में से 75 मार्क्स जो रहेगा वो आपका ट्रेड से आएगा, मतलब टेक्निकल क्वेश्चन होगा। और जो 25 मार्क्स आएगा वो आएगा सारे ट्रेड में कॉमन आएगा, ठीक है। तो 75 अपना अपना ट्रेड से क्वेश्चन आएगा, और जो 25 आएगा वो अलग से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ देखिए, सब्जेक्ट में रहेगा 75, न्यूमेरिकल एबिलिटी में रहेगा 15 और जनरल अवेयरनेस में रहेगा 10। टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है, और सीबीटी बेस्ड होगा। उसके बाद जो है एससीबीटी टेस्ट, मतलब इंटरव्यू भी बोल सकते हो उसको, प्रोफिशिएंसी टेस्ट वो बोल सकते हो, फिजिकल टेस्ट बोल सकते हो, स्किन टेस्ट बोल सकते हो। तो ये है सिलेक्शन प्रोसेस। तो दोनों मिलकर पहले हो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब रेटिंग जो है एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद जो है एसपीपीटी टेस्ट होगा, ठीक है। और जो 100 मार्क्स का एग्जाम होगा वो उसके लिए रहेगा 120 मिनट्स, मानी 2 घंटे का एग्जाम होगा। और 2 घंटे एग्जाम मैं बता दिया ऑलरेडी। सब्जेक्ट में रहेगा 75, न्यूमेरिकल 15 और जनरल में 10 मार्क्स रहेगा। तो पहले अप्लाई कर दीजिए ठीक ठाक से। उसके बाद प्रिपरेशन जो है, मेरा पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, 4-5 साल पहले भी मेरा आयोजन का वीडियो बना चुका हूँ, उसमें मैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बता दिया हूँ, कुछ नोट्स भी दे रहा था मैं, ठीक है। तो पहले वाला वीडियो मैं शेयर कर दूंगा, वो लोग देख लीजिएगा, आपका काम आ जाएगा। तो चलिए धन्यवाद, इतना ही बताना था। और अगर कुछ अपडेट आएगा मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। तब तक के चलिए बाय बाय।